नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए सेकंड पार्ट मई के महीने में जो भी करंट अफेयर बना है उसको यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। इसमें मैं ऑलमोस्ट सभी नेशन संबंधित इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इम्पॉर्टेंट डेज, जो बुकें इम्पॉर्टेंट रिलीज़ हुई हैं उनकी बात करेंगे। डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, सभी टॉपिक को यहाँ पर हम कवर करते हुए चलेंगे। उनका स्टैटिक जीके भी आपको बताता हुआ चलूँगा, जिससे कि आपको उसके रिलेशन से करंट अफेयर याद करने में आसानी हो सके। यहाँ पर हम पंडित रामकृष्ण जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैन ऑफ द सेंचुरी बनाए गए। मतलब उनको एक ये तबका उनके काम के लिए उनको नवाजा गया। साथ साथ 2024 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो रिपब्लिक डे होगी, रिपब्लिक डे की परेड होगी, उसमें महिलाएं, सारी की सारी महिलाएं मार्च करेंगी। क्या कोई ऐसा भी ग्रुप होगा जिसमें महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं करेंगी? तो उनकी बात भी करेंगे। एपी सिंह जी, जो कि बनाए गए हैं भारतीय एयरफोर्स के वाइस चीफ, उनकी बात करेंगे। प्रदीप कुरुलकर को क्यों अरेस्ट किया गया है, इनकी बात की जाएगी। साथ साथ इम्पॉर्टेंट डेज जैसे वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाया जाता है, उन सब की चर्चाएं, थीम क्या है, इन सब की चर्चाएं हम करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जिसको जोगी गुफा आसाम में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अभी ये इसमें जो काम है वो चल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली माना जा रहा है कि 700 करोड़ के आसपास इस पर खर्चा लगेगा और इसका इनॉग्रेशन हमारे इस समय पर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर संभाल रहे हैं। आसाम के पूर्व चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। साथ साथ इनके पास आयुष मिनिस्ट्री भी है। ध्यान रखिएगा, भारत में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का मकसद वहाँ पे एमएसएमई और स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है और उनको कनेक्टिविटी, बेहतर कनेक्टिविटी देना है, जिससे कि वो अपने बिजनेस को कनेक्टिविटी ना होने की वजह से लॉस करते हैं। रोड की कनेक्टिविटी, एयर की कनेक्टिविटी, पोर्ट्स की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना इसका मेन लक्ष्य है। आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डेवलप होगा और ये इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, जो कि भारत में पहला बनाया जा रहा है आसाम में। आसाम की बात हुई है तो इसकी कैपिटल दिसपुर है, गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया है, चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा है। अगला क्वेश्चन, पंडित रामकृष्ण ये एक सोशलिस्ट थे और एसपी की तरफ से ये पार्टी के एमपी भी रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं और इनके काम की वजह से मैन ऑफ द सेंचुरी चुना गया है। ध्यान रखिएगा, शताब्दी पुरुष के नाम से इनको टाइटल प्राप्त हुआ है नई दिल्ली में। और याद रखिएगा, रामकृष्ण जी जो कि लोकसभा के एमपी थे और एसपी की पार्टी से थे, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये चुनाव लड़े थे। ठीक, आगे बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं शताब्दी पुरुष रामकृष्ण जी को। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है प्रदीप कुरुलकर। याद रखिएगा, इनको पुणे में अरेस्ट कर लिया गया है एस्पियोनेज के कारण। एस्पियोनेज मतलब इसका है हनी ट्रैप इनके साथ हुआ। पाकिस्तानी वो महिला निकली जो कि इनसे हनी ट्रैप के माध्यम से जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो एकत्र कर रही थी और भारत के सिक्योरिटी के लिए वो थ्रेट हो सकता था। इन्हीं के जो साथ काम करने वाले पर्सन ने कंप्लेन की और फाइनली पाया गया कि ये इस प्रकार की घटना में लिप्त है और जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो किसी दूसरे पर्सन को और हमारे दुश्मन देश के पर्सन को दे रहे हैं। इसीलिए इनको एटीएस के द्वारा, जो कि महाराष्ट्र में एटीएस ने इनको अरेस्ट किया है पुणे में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुरुलकर साहब को, ये प्रदीप कुरुलकर है। डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट
जिसको पुणे में इस्टेब्लिश किया गया, वहीं पर ये काम करते थे, वहीं से इनको अरेस्ट किया गया है। एटीएस की बात करें तो अंडर सेक्शन 1923 के अंतर्गत इनको अरेस्ट किया गया, जिसमें ये कहा गया है कि आप जो भारत की कॉन्फिडेंशियल, भारत के महत्वपूर्ण पद पर अगर आप बैठे हैं तो आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी और दूसरे देश के पर्सन या हमारे दुश्मन देश के पर्सन को नहीं दे सकते। उसके अंतर्गत इनको अरेस्ट किया गया है। डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसको 1958 में फाउंड किया गया, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर, और समीर वी कामत इसके चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा जी, दोबारा से इन्होंने जीत दर्ज की। जीत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने 2023 की ये पहली जीत दर्ज की है। नीरज चोपड़ा जी के द्वारा 88.67 का थ्रो किया गया, और उस थ्रो के बाद कहाँ किया तो डायमंड लीग 2023 में जो हो रहा था दोहा में, कतर की कैपिटल दोहा है, वहाँ पर एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा था डायमंड लीग का, डायमंड लीग के नाम से, वहीं पर इन्होंने थ्रो किया और 88.67 का इन्होंने लंबा थ्रो किया, जिसकी वजह से इनको वहाँ पर गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप नीरज चोपड़ा जी को जानते होंगे, ये भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले दूसरे पर्सन बने हैं, और भाला फेंक जेवलिन थ्रो में ये पहले पर्सन बने हैं जिन्होंने ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। यहाँ पर इनको अवार्ड्स भी बहुत सारे प्राप्त हो चुके हैं रिसेंट कुछ ईयर में, तो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि इनको अर्जुन अवार्ड 2018 में कॉमनवेल्थ गेम जीतने के बाद ही इनको प्राप्त हो गया था। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम भी हुआ था, आपको याद होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। विशिष्ट सेवा मेडल भी इनको 2020 में प्राप्त हुआ। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड इनको 2021 में प्राप्त हुआ, जो कि खेल की दुनिया में, खेल जगत में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। परम विशिष्ट सेवा मेडल इनको 2022 में, और 2022 में ही इनको पद्मश्री भी प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, राजनाथ सिंह जी जो कि भारत के इस समय पर डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में इनॉग्रेट किया गया। ध्यान रखिएगा, इसमें इस सेंटर में डिस्प्ले किए जाएंगे आर्टिफैक्ट्स, स्टिमुलेटर्स और इंटरेक्टिव बोर्ड के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स के अलग अलग ऑपरेशन की एक्टिविटीज़ को, जिससे कि यूथ के अंदर मतलब एक इंस्पायर जगेगा, इंस्पिरेट होंगे, जिससे कि वो इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करें, इसीलिए इसको इनॉग्रेट किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राजनाथ सिंह जी हैं जो कि इनॉग्रेट करते हुए चंडीगढ़ में हेरिटेज सेंटर को। चंडीगढ़ की बात हुई है तो चंडीगढ़ पंजाब और साथ साथ हरियाणा की ये कैपिटल है, और खुद अगर चंडीगढ़ की बात करें तो ये एक यूनियन टेरिटरी में आती है। भारत में इस समय पर टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 8 में से एक ये भी है। इसको 1950 में ली कार्बूजियर के द्वारा, जो एक आर्किटेक्ट थे, स्विस फ्रेंच मॉडर्निस्ट आर्किटेक्ट थे, उनके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इस समय पर इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं VR चौधरी जी, और चंडीगढ़ कैपिटल मैंने आपको बता ही दी। भगवंत मान पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, और राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर इस समय पर यूनियन कैबिनेट में अवेलेबल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया कि 2024 में जो मार्चिंग होगी रिपब्लिक डे परेड में, उसमें अधिकतर मार्चिंग में सभी की सभी महिलाएं होंगी, अधिकतर नहीं, सभी में महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी। चलिए, 2023 का जो परेड हुआ था उसमें उसकी थीम रखी गई थी नारी शक्ति, उसको देखते हुए ऐसा किया गया, आप मान सकते हैं। 2024 में सारी जो भी मार्चिंग होगी, जो परेड में मार्चिंग होगी, उसमें महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी, सिर्फ एक को छोड़कर। किसको? तो आर्मी इन्फेंट्री को छोड़कर सभी में महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी, सिर्फ यही एक मार्चिंग होगी जिसमें पुरुष भी आपको दिखेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, उससे पहले रिपब्लिक डे परेड में बहुत सारी अचीवमेंट्स भारत ने की हैं, उनकी बात कर ले तो 2015 में ऐसा हुआ था पहली बार हिस्ट्री में कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने अपने वुमेन्स कॉन्टिंजेंट को उतारा था रिपब्लिक डे परेड में। अगर बात करें मार्चिंग, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक होती है, आपको पता होना चाहिए। 2019 में शिखा सुरभि नाम की एक
कैप्टन हैं जिन्होंने बाइक में स्टंट किया था और वो पहली ऐसी वुमेन बनी थी जो कि बाइक में स्टंट कर रही थी। 2020 में कैप्टन सानिया शेरगिल पहली वुमेन बनी जिन्होंने मेंस कॉन्टिनेंट को लीड किया था। और 2021 में भावना कंठ की बात करें तो ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं जो कि पहली वुमेन फाइटर पायलट बनी जिन्होंने परेड में पार्टिसिपेट किया। 2023 में पहली बार ऐसा हुआ कि 144 सेलर्स को लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के द्वारा इन्होंने लीड किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, मोखा कह लीजिए या मोचा कह लीजिए, एक साइक्लोन इस नाम का आया है जिसका नाम यमन के द्वारा दिया गया। बे ऑफ बंगाल में ये उठा है और ज़्यादा इसने तबाही या कह सकते हैं हवाएं और बारिश सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में ऑब्जर्व हुई हैं। इसकी वजह से ये म्यांमार को भी इफ़ेक्ट में डालकर गया है। भारत ने उसको सहायक सामग्री भी भेजी है। आगे बात करें, अब यहाँ पर साइक्लोन को अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अमेरिका में हरिकेन नाम से जाना जाता है, कैरेबियन सी में हरिकेन और चाइना सी में टाइफून के नाम से जाना जाता है। जापान में भी इसको टाइफून बोला जाता है। इंडियन ओशियन की में बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन इसको कहा जाता है। नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विली और फिलीपींस में बगुइयो इसको कहा जाता है। यमन ने इसका नामकरण किया है मोखा या मोचा। तो यमन जिसकी कैपिटल सना है और पीएम यहाँ के मईन अब्दुल मलिक शहीद है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत की जो इस समय पर सुप्रीम कोर्ट है उसने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि सभी गवर्नमेंट दफ्तर में या जो ऐसी एजेंसीज़ हैं सेंटर या पुलिस स्टेशंस में हमको सेट करने चाहिए सीसीटीवीज़, लेकिन उस पर काम अमल नहीं हो पाया। 2020 में अनाउंसमेंट की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन अभी तक काम अमल नहीं हुआ। उन्होंने मई 2023 तक अल्टीमेटम दे दिया है कि मई 2023 में ये ऑर्डर निकाला है कि आपको इस साल के अंत तक 2023 तक आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बोला गया कि सेंट्रल एजेंसीज में और पुलिस स्टेशंस में अगले 3 महीने में 2023 में ही आपको सीसीटीवी कैमरे लगवा देने होंगे। ये उनका ऑर्डर है, इम्प्लीमेंट करना कंपलसरी है। आगे बात करें, अगर 4 स्टेट्स की बात करें, 4 स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो उन्होंने अपना काम कंपाइल कर चुकी है। कौन कौन? तो अंडमान एंड निकोबार और लद्दाख इन्होंने अपना काम ख़त्म कर दिया सीसीटीवी कैमरा लगाने का, और मिज़ोरम और गोवा इन्होंने भी अपना काम सीसीटीवी कैमरे लगाने का ख़त्म कर दिया है। आगे बात करें, जो एपी सिंह है वो भारतीय एयरफोर्स के नए वाइस चीफ बने हैं, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है, इनका नाम पता होना चाहिए आपको। ये हैं आपको एपी सिंह दिख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट जिसने डायरेक्टली जो डाइवोर्स होता था, पहले क्या होता था कि डाइवोर्स अगर आप ले रहे होते थे तो आपको 6 से 18 महीने और वेट करना होता था। अब आपको 6 से 18 महीने और कोर्ट की तरफ से कंडीशन दी जाती थी कि आपको अलग रहना पड़ेगा, कांटेक्ट में आप नहीं आएंगे एक दूसरे के। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे ना बहुत सारे लोग जो मन बनाए ही होते हैं कि उनको लेना ही है तलाक, उनके साथ बहुत सारा उनका टाइम इस चिंता में चला जाता है कि अब 6-8 महीने तक हमको अलग रहना है, हमें कांटेक्ट में नहीं रहना है, कहीं ऐसा ना हो तलाक की हमारी मंजूरी ना हो। तो अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि हम आर्टिकल 142 का यूज़ करके डाइवोर्स को डायरेक्टली ग्रांट कर सकते हैं, या उनके पास डायरेक्टली पावर आ चुकी है। तो आर्टिकल 142 ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सी फेज वाला आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 में जो हार्बर फेज के नाम से जानी जा रही है उसको सिंगापुर नेवी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है चंगी नेवल बेस में। ध्यान रखिएगा, आसियान का मेंबर भारत नहीं है, इसीलिए भारत को इसमें एक्सटर्नली बुलाया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपको मालूम होगा कुछ समय पहले तक वो डूइंग बिजनेस नाम के माध्यम से एक रिपोर्ट जारी करता था। अब 2 साल से उसने लगातार इसको कैंसिल किया हुआ। अब वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है बिजनेस रेडी नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च, जिसके माध्यम से वो 54 इकोनॉमी को कवर करेगा और कोशिश करेगा कि उनकी रिपोर्ट तैयार करे जिससे कि देश अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने में मदद कर सके, अपने यहाँ के बिजनेसेस को बेहतर कर सके। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा बिजनेस रेडी या फिर बी रेडी नाम से एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है जो कि रिप्लेस करेगा डूइंग बिजनेस नाम की जो रैंकिंग है उसको। ठीक, आगे बात करें,
तो वर्ल्ड बैंक आपको पता होगा, वर्ल्ड बैंक को 1944 में हमने फाउंड किया था, मतलब दुनिया में फाउंड हुआ था। और ये लोन देने में बड़ी बड़ी संस्थाओं, बड़े बड़े देशों को लोन देने में मदद करता है। साथ साथ इसका हेडक्वार्टर इस समय पर वॉशिंगटन डीसी में है और इसके जो हेड है वो डेविड मालपास है। अगला क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 62 जो कैंट बोर्ड है उसको डिसॉल्व करने की बात कही गई है, और एक जो बोर्ड है उसको डिसॉल्व कर भी दिया जिसका नाम योल है, जो कि हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है। उसको डिसॉल्व करके मिलिट्री स्टेशंस बनाने की अनाउंसमेंट की गई है। क्या है ये कंटेनमेंट बोर्ड? तो कैंट बोर्ड या कंटेनमेंट बोर्ड एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें आर्मी के पर्सन्स रहते हैं और साथ साथ कुछ सिविलियन एरिया भी इसमें कवर हो जाता है। अब जो राज्य सरकार है वहाँ की अगर कोई भी प्लान लागू करती है या कोई भी सुविधाएं देती है तो वो इसमें लागू नहीं होंगी, ये क्योंकि डिफेंस का एरिया आ जाएगा। यहाँ पे जो सिविलियन रह रहे हैं उनको उनका बेनिफिट भी नहीं मिल पाता है। इससे उनकी बहुत बार कंप्लेन रही है कि हम तो हैं तो इस राज्य के, लेकिन हमें यहाँ इस राज्य की सुविधाएं नहीं मिल पाती क्योंकि हमारा जो घर है वो कैंट बोर्ड में पड़ता है, मतलब कंटेनमेंट बोर्ड के अंतर्गत आता है। इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही थी। मिलिट्री ने ऐसा किया है कि अब एक सिर्फ जहां मिलिट्री के लोग रह रहे हैं उतने ही एरिया को मिलिट्री स्टेशन डेवलप किया जा रहा है और ये कैंट बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया गया इनके माध्यम से। टोटल 62 कैंट बोर्ड को डिसॉल्व करने की बात यहां पर की गई और मिलिट्री स्टेशन बनाने की अनाउंसमेंट हुई है। योल कंटेनमेंट बोर्ड पहला कंटेनमेंट बोर्ड बना है जिसको डिसॉल्व किया गया, जो कि हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है और इसको मिलिट्री स्टेशन के रूप में डेवलप करने की अनाउंसमेंट और डेवलप किया जा चुका है। आगे बात करें तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखबीर सुक्खू हैं और शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के गवर्नर, शिमला यहाँ की कैपिटल है। आर्मी चीफ की बात करें तो जनरल मनोज पांडे जी इसके आर्मी चीफ है, भारतीय आर्मी के आर्मी चीफ है। योल नाम का जो कंटेनमेंट बोर्ड है उसको डिसॉल्व करके मिलिट्री स्टेशन बनाने की अनाउंसमेंट हो चुकी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अनुराग ठाकुर जी जिनके द्वारा लोगो, मस्कट, टॉर्च, एंथम जर्सी ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की लॉन्च की गई। 2022 क्यों कह रहा हूँ, लेट चल रहा है तो 2023 में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा 2 जून से। ध्यान रखिएगा 2 जून 2023 से उत्तर प्रदेश में इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है इसको, ये तीसरा इसका संस्करण है, ध्यान रखिएगा। ये जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो उत्तर प्रदेश का आपको पता है स्टेट एनिमल बारहसिंगा है। अब बारहसिंगा यहाँ का स्टेट एनिमल है, इसका मतलब ये है कि बारहसिंगा को ही यहाँ पर इन्होंने मस्कट रखा है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि बारहसिंगा को इनके द्वारा मस्कट रखा गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं जीतू, इसका नाम जीतू बारहसिंगा है। आगे बात करें तो खेलो इंडिया के एंथम क्या है, हर दिल में देश। क्या, हर दिल में देश। अगला क्वेश्चन, 9 साल बाद मेघालय ने कोल माइनिंग को दोबारा से शुरू कर दिया है। पहले इन्होंने बंद कर दिया था कि हमारे राज्य में कोल माइनिंग नहीं होगी, 2014 में बैन किया जा चुका था, लेकिन अब दोबारा से इसको रिज्यूम कर दिया गया वहाँ के चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है किस राज्य में ऐसा हुआ, तो मेघालय राज्य में ऐसा हुआ है। जूम आपको पता है भारत में टेलीकॉम की कंपनियां मुख्यतः 3 आप सुनते होंगे, जियो, एयरटेल और वीआई, वोडाफोन और आइडिया के मर्जर से बनी हुई कंपनी है एक वी। ये 3 कंपनियां काम कर रही थी भारत में टेलीकॉम प्रोवाइडर के रूप में। लेकिन जूम आपको पता है ये वो एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम वीडियो चैटिंग या फिर वीडियो मतलब टॉकिंग करते हैं या इंटरव्यू वगैरह में काम आती है, ये मीटिंग वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। तो जूम वीडियो कम्युनिकेशन एक प्लेटफॉर्म है जिसको भारत में 4th टेलीकॉम प्रोवाइडर के रूप में मान्यता मिल चुकी है। ध्यान रखिएगा, अब ये 4th टेलीकॉम प्रोवाइडर के रूप में काम भारत में करने वाला है। आगे बात करें, मैक्स वर्स्टप्पन कारों की रेस करने वाले प्लेयर हैं, नीदरलैंड से ये बिलोंग करते हैं, रेडबुल चलाते हैं और इन्होंने मियामी ग्रैंड पिक्स 2023 को जीत लिया। मियामी ग्रैंड पिक्स कारों की रेस है उसको इन्होंने जीत लिया।
रेडबुल, इस बार रेडबुल चलाने वाले जो प्लेयर्स हैं उनका परफॉर्मेंस लगातार बेहतर रहा है, क्योंकि उन्होंने 5 इस साल कारों की रेस हुई हैं, पाँचों की पाँचों रेडबुल के द्वारा जीत ली गई हैं, जिनमें मैक्स वर्स्टप्पन और सर्जियो पेरेज शामिल हैं। यही 2 प्लेयर हैं जिन्होंने इस साल की सारी रेस, अभी तक जो 5 रेस हुई हैं उनको जीता है। पहली जो रेस हुई थी वो बहरेन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, उसको मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। फिर ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हुई, उसको भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। और फिर मियामी ग्रैंड प्रिक्स हुई, उसको भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। ये रेडबुल चलाते हैं और नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। अगर सऊदी अरेबिया और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो इसको सर्जियो पेरेज के द्वारा जीत लिया गया, और ये भी रेडबुल चलाते हैं और मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैक्स वर्स्टप्पन को। अगला क्वेश्चन, पुलित्जर प्राइज 2023 का दिया गया, उसमें अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग अवार्ड्स दिए। तो प्रेस की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो पब्लिक सर्विस कैटेगरी में अगर प्रेस में बात की जाए तो एसोसिएट प्रेस ऑफ द प्रेस के जो वर्कर्स हैं उनको ये अवार्ड मिला है, एसोसिएट प्रेस को ये अवार्ड मिला है। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग कैटेगरी की बात करें तो एम्प्लॉयज़ ऑफ लॉस एंजलिस टाइम्स को ये अवार्ड मिला है। इन्वेस्टिगेट रिपोर्टिंग कैटेगरी की बात करें तो ये एम्प्लॉयज़ ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल को यह अवार्ड मिला है। अगर इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की बात करें तो एम्प्लॉयज़ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को यह अवार्ड मिला है। ठीक, यहाँ पर आप देख पाएंगे एसोसिएट प्रेस को और न्यूयॉर्क टाइम्स को मुख्यतः अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ श्रीलंका ने अनाउंस किया है कि जो भारत में, माफ़ कीजिएगा, जो श्रीलंका में होमोसेक्सुअलिटी है वो अब कोई क्राइम नहीं रही है, उसे डीक्रिमिनलाइज किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ श्रीलंका के द्वारा। ध्यान रखिएगा, भारत में तो ये पहले ही किया जा चुका था। भारत में तो और आगे प्रोसेस भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में करंट जो हियरिंग चल रही है वो सेम सेक्स मैरिज को लेकर चल रही है। पहले ही इन्होंने जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था भारत की सुप्रीम कोर्ट ने। श्रीलंका की बात करें तो इसकी कैपिटल श्री जवर्धनापुरम कोट्टे है, जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और कोलंबो यहाँ की एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कैपिटल है। प्रेसिडेंट यहाँ के रानिल विक्रमासिंघे हैं, प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणावरदाने हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, QR कोड बेस्ड टिकटिंग दिल्ली मेट्रो ने स्टार्ट की है, और अभी तक 17-18 जगहों पर 17-18 सिटीज़ में मेट्रो चल रही है। कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ, हर जगह टोकन लिया जाता है, कार्ड लिया जाता है, उसके माध्यम से आप टिकट करते हैं या फिर आप ट्रैवलिंग करते हैं। लेकिन अब दिल्ली मेट्रो ने क्या किया है, QR कोड बेस्ड इन्होंने टिकटिंग फैसिलिटी अवेलेबल करा दी है, और ऐसा करने वाली ये पहली मेट्रो बनी है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा ऐसा किया गया। इस प्रकार की आपको एक पर्ची में टिकट मिलती है, उससे आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के द्वारा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया, जो कि डिजिटल हेल्थ कार्ड चिल्ड्रन का डेवलप करेगा। क्या होगा, स्कूल में जो पढ़ने वाले लोग हैं उनकी हेल्थ की कॉन्शियसनेस को देखते हुए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को चलाया गया, जिससे उनका जो डिजिटल हेल्थ कार्ड डेवलप किया जाएगा, और आगे चल के बेनिफिट, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसी कार्ड के माध्यम से उनके हेल्थ हिस्ट्री को देखा जाएगा। ये एक इनिशिएटिव है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया, बाद में अन्य जगहों पर भी इसको शुरू किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कैपिटल लखनऊ है, आनंदीबेन पटेल गवर्नर है, और योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। मैप पर देखें तो उत्तर प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने, 8 राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है। साथ साथ एक यूनियन टेरिटरी के साथ भी इसकी सीमा बनती है, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनती है, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान 4 हो गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये 4 हो गए। तो टोटल 8 राज्य हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। इंटरनल बाउंड्री में भी दिल्ली के साथ एक यूनियन टेरिटरी है जिसके साथ सीमा टच करता है। इंटरनेशनल बाउंड्री में नेपाल के साथ इसकी टच होती है। अगला क्वेश्चन, शांति निकेतन आपने सुना होगा कहाँ पर है,
वेस्ट बंगाल पर ये अवेलेबल है। शांति निकेतन, जिसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया गया, इन फ्यूचर इसको हेरिटेज लिस्ट में भी डाल दिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, शांति निकेतन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसको टेंटेटिव लिस्ट में यूनेस्को के द्वारा डाला जा चुका है और जी किशन रेड्डी जी के द्वारा इसको अनाउंस किया गया था कि इसको डाला जाए। तो अब ऐसा हुआ, एक मीटिंग हुई, वहाँ पर इसको डाल दिया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। आपको पता होना चाहिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम 11 मई को ऑब्जर्व करते हैं। इसको 1998 में हम जब ऑपरेशन शक्ति चला था पोखरण में, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट वाला ये ऑपरेशन था, वो 11 मई को हुआ था, इसीलिए हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी 11 मई को ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे पहले भारत में जो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से एक ऑपरेशन चला पोखरण 1 1974 में, वो भी न्यूक्लियर टेस्ट था। ठीक, इसकी थीम स्कूल टू स्टार्टअप इग्निटिंग यूथ माइंड टू इनोवेट रखी गई है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अगला क्वेश्चन, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं लियोनेल मेसी, इनको लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का प्राप्त हो चुका। एक ही साल में ये जो प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब है ये भी इनको, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब ये भी इनको मिला, साथ साथ इनको जो वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का खिताब भी इस बार अर्जेंटीना को ही मिला, जो और उनके कैप्टन थे लियोनेल मेसी, और इन्होंने जाकर ही रिसीव किया। और ऐसा करने वाले ये दुनिया के पहले पर्सन बन गए जिनको एक ही साल में लियोनेल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला और साथ साथ वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इनके द्वारा ही ग्रहण किया गया हो। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और भी अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड मिले। ये है लियोनेल मेसी। और आपको पता है कतर में एक फुटबॉल का वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराया गया, अर्जेंटीना के द्वारा ही इस खिताब को जीता गया। सारे अवार्ड की अगर लिस्ट आप देखना चाहें तो इसकी बात कर सकते हैं। लियोनेल मेसी को यह अवार्ड मिला स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की बात करें तो सेली एंड फ्रेजर प्राइस को यह अवार्ड मिला है। साथ साथ वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड अर्जेंटीना की मेंस फुटबॉल टीम को मिला। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड कार्लोस अल्कराज को मिला। वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड क्रिस्टियन एरिक्सन को मिला। और वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी अवार्ड कैथरीन डबरनर को मिला है। और वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड एलिन गू को अवार्ड मिला है। टीम अप को लॉरेंस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड मिला है। आगे बात करें तो हमारी 15 नंबर की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। ध्यान रखिएगा कितने गैलेंट्री अवार्ड दिए गए, तो उनके अवार्ड 37th गैलेंट्री अवार्ड दिए गए। 8 थे कीर्ति चक्र उसमें से और 29 थे शौर्य चक्र। ध्यान रखिएगा द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये अवार्ड दिए गए हैं और वो 15वें नंबर की इस समय पर प्रेसिडेंट है, आप इनको देख सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, फ़कार जमान और साथ साथ ये तो मेंस में दिए गए पाकिस्तान के हैं, और नारुएमोल चाइवाई इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल के लिए चुना गया। नारुएमोल चाइवाई थाईलैंड की प्लेयर है, इनको अवार्ड मिला है सारी वुमेंस में। और फ़कार जमान जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं, इनको भी अवार्ड मिला है मेंस की कैटेगरी में। याद रखिएगा यहाँ पर आप देख पाएंगे आईसीसी ये अवार्ड देता है और 2021 से ये अवार्ड दे रहा है। भारत के पहला जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था भारत के विकेट कीपर किसको, ऋषभ पंत को। और वुमेन में बात करें तो साउथ अफ्रीका की फास्ट गेंदबाज हैं जो कि रिटायरमेंट ले चुकी हैं अब, इनका नाम है शबनम इस्माइल। इनको भी पहला अवार्ड ये मिला था प्लेयर ऑफ द मंथ का। आईसीसी ये अवार्ड देता है तो 1909 में इसे फाउंड किया गया। ग्रेग बार्कले इसके चेयरमैन है। जियोफ एलार्डिस इसके सीईओ हैं। हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अवेलेबल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, योगी आदित्यनाथ जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश हैं, जिनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा फियर फ्री उत्तर प्रदेश क्रिएट करने के लिए उनका जो एफर्ट है उसके लिए अवार्ड प्राप्त हुआ है उनको। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। उनके बिहाफ में अन्य पर्सन ने अवार्ड लिया। और उनके अलावा प्रीवियस विनर कौन है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 2022 का आप याद कर लीजिए बस। हर्षाली मल्होत्रा है जो कि बजरंगी भाईजान में जिन्होंने काम किया था, वो लड़की हैं, बच्ची,
उनको अवार्ड मिला। और 1996 में अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया बर्थ एनिवर्सरी ऑफ BR अम्बेडकर जी के उपलक्ष्य में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक ऑर्डर पुलिस और लैंड, इसको छोड़कर दिल्ली गवर्नमेंट सभी पर कंट्रोल प्राप्त कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ग्रांट किया गया, ये फैसला आया कि दिल्ली सरकार इन 3 टॉपिक को छोड़कर बाकी सभी सर्विसेज को अपने अंडर में लेगी। उनकी ज्वाइनिंग, उनकी जो भी ट्रांसफ़र वगैरह सब इनके हाथ में आ जाएगा। तो ये एक बड़ी पावर है। आपको पता होना चाहिए किन किन पॉइंट्स पर ये काम नहीं कर सकते, बाकी सब आपको क्लियर होगा और बाकी सब में इनकी पावर बढ़ चुकी है। तो याद रखिएगा 3 चीज़, लैंड, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर बाकी सभी दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत आ गए हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल नर्सेस डे हम 12 मई को ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी 12 मई 1820 को थी और इन्होंने बहुत अहम योगदान किया नर्स के रूप में लोगों के जीवन में, इसीलिए इनके बर्थ एनिवर्सरी को हम इंटरनेशनल नर्सेस डे ऑब्जर्व करते हैं। साथ साथ जो इस समय पर नर्सेस काम कर रही हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। 1974 में इसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया। इसकी थीम आवर नर्सेज आवर फ्यूचर रखी गई है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अरब की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा वोट दिया गया और सीरिया 12 साल बाद दोबारा से अरब लीग में वापिस आ पाया है। 2011 में इसको हटा दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था और 2012 साल के बाद 2023 में दोबारा से वो इस ग्रुप में आ पाया है, अरब लीग के ग्रुप में ज्वाइन कर पाया है। आगे बात करें, ऑल इंडिया रेडियो जिसका नाम आकाशवाणी अब रखा गया, ध्यान रखिएगा अब ये आकाशवाणी के नाम से जाना जाएगा और आपको पता होना चाहिए, बस सिंपल सा नाम चेंज हुआ है। वॉइस ऑफ द नेशन इसकी टैगलाइन है। आगे बात करें, भोपाल भारत की पहली ऐसी सिटी बना है जो कि ग्लोबल मूवमेंट कर रहा है SDG का, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो सस्टेनेबल गोल दिए गए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए गए हैं, उनको ये अडॉप्ट कर चुका है और उन पर अब ये काम करेगा। ध्यान रखिएगा भोपाल जो कि एजेंडा फॉर एक्शन सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, जिसके द्वारा भोपाल की दशा और दिशा बदलने की कोशिश वहाँ के चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा की गई और उन्हीं के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। अगर बात करें कि जो सस्टेनेबल गोल है, डेवलपमेंट गोल है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2015 में लॉन्च किए गए थे 193 देशों के लिए, जो कि दुनिया को चेंज करने के लिए ऐसा किया गया था। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है, 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, मेंबरशिप फॉर 93 मेंबर्स के पास है, देश के पास है, 2 ऑब्जर्वर स्टेट है। ऑन्टानियो गुटेरेस इनके सेक्रेटरी जनरल हैं और 1945 में इसे फाउंड किया गया था। 17 गोल आप यहाँ पर देख पाएंगे, नो पॉवर्टी, नो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर और क्लीन एनर्जी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, साथ साथ रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी और सिटी एंड कम्युनिटी का सस्टेन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंजप्शन एंड प्रोडक्शन का क्लाइमेट एक्शन पर ध्यान देना और लाइफ बिलो वाटर उन पर ध्यान देना, लाइफ ऑन वाटर उन पर ध्यान देना, पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप टू अचीव द गोल। ये 17 गोल हैं जिनको फॉलो करना है 193 कंट्रीज़ को। अब इसको भोपाल भी अपने यहाँ पर ऑब्जर्व करेगा, भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ऐसा पर्सन बना है जो कि ग्लोबल एम्बेसडर बना है, किसका? गुस्सी का। गुस्सी की बात करें तो लग्जरियस फैशन ब्रांड है जो कि इटली का है और इसके भारत के पहले पर्सन कौन बने तो आलिया भट्ट हैं जो कि इसकी ग्लोबल एम्बेसडर बनी है, पहली भारतीय हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, यशस्वी जायसवाल जो कि किसकी तरफ से खेलते हैं? राजस्थान रॉयल्स की तरफ से IPL में परफॉर्म करते हैं और इन्होंने 12 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ खिलाफ खेलते हुए फास्टेस्ट 50 मार दी है। कितनी बॉलों पर? तो इन्होंने 13 बॉल ली हैं 50 मारने में। इससे पहले KL राहुल ने 14 बॉलों पर 50 मार चुके थे। साथ साथ KKR के पैट कमिंग्स भी 14 बॉलों पर 50 मार चुके थे। दोनों का रिकॉर्ड एक साथ इन्होंने तोड़ दिया।
यहाँ पर आप देख पाएंगे यशस्वी जायसवाल को। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2023 का हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो इसको वैसे 2 बार ऑब्जर्व किया जाता है, एक 13 मई को ऑब्जर्व होगा, एक 14 अक्टूबर को इसी साल ऑब्जर्व होगा। क्यों? क्योंकि हम ग्लोबल जो इवेंट है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये 2nd सैटरडे ऑफ मई और 2nd सैटरडे ऑफ अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। इसका फोकस वाटर रखा गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बर्ड्स के लिए। ठीक, आगे बात करें तो वाटर इसका थीम है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2023 का हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 8 मई को हम वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम बी अवेयर शेयर केयर रखी गई है। इसको पहली बार 1994 में ऑब्जर्व किया गया था, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 8 मई को हम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हर्ट रखी गई। इसको हेनरी डुनेंट, जिनका बर्थ 8 मई को पड़ता है, उसी दिन ऑब्जर्व किया गया क्योंकि इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था और इन्होंने रेड क्रॉस संस्था को बनाने में एक अहम रोल अदा किया। और रेड क्रॉस जो संस्था है वो है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस की बात करें तो हेनरी डुनेंट के द्वारा फाउंड किया गया। 17 फरवरी 1863 को इसको फाउंड किया गया। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। करंट के प्रेसिडेंट मिर्जाना स्पोल्ज़रिक एगर हैं। आगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।